कुछ टॉपिक रह रहा था यार, मुझे याद आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 9th continued proportion। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी तक हमने प्रोपोर्शन पढ़ा था, तो अब है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या होता है भाई? इफ ए बी सी दोज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, प्रोपोर्शन रेशियो तो हमें पता है कि A:B 2 के टर्म में होता है, और प्रोपोर्शन जो होता है वो 4 में होता है, A B C D। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? 3 में होता है। लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है? अगर ये चीज़ लिख दी गई और ये चीज़ लिख दी गई, इसका मतलब है कि A:B और प्रोपोर्शन B:C। समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है A/B = B/C। समझ में आई बात? जो बीच वाला टर्म होता है वो दोनों प्लेस को ले लेता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका तो रिजल्ट निकल के आता है B² = AC। हाँ जी, देखिए 9th टॉपिक है, हमने कंपोनेंट डिविडेंड तो किया था। ठीक है, 9th टॉपिक है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ A, B, C दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आपको पता है कि रेशियो 2 टर्म में होता है, A:B में। प्रोपोर्शन 4 टर्म में होता है, A B C D। लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर लिख के आ जाएगा तो वो 3 में होगा, A B C में। लेकिन लिखा कैसे जाएगा इसको? प्रोपोर्शन के फॉर्म में A:B फिर B:C, यानी कि A/B = B/C, यानी कि B दोनों जगह बैठा है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे एक्चुअल में 2 और नंबर होते थे, लेकिन B दोनों जगह बैठा है। तो उससे रिजल्ट क्या निकलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई B² = AC। अगर सिर्फ और सिर्फ इतना लिख दिया गया या सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया गया इसका मतलब 3 टर्म है प्रोपोर्शन में। अगला टॉपिक है 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा यूज होगा। देखिए कंपोनेंटो डिविडेंडो जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन में वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, आपने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है कंपोनेंटो डिविडेंडो का, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो वहीं पे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, 10th मेथड है आपका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं के मेथड। ठीक है, के मेथड क्या कहता है आपसे? पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका, इफ, देखिए क्या कह रहा है कि इफ A/B। अब हमने प्रोपोर्शन पढ़े थे, 4 टर्म में होते हैं। अगर कुछ चीजें बहुत ज्यादा दे रखी हैं, जैसे कि A/B = C/D = E/F। ठीक है, इक्वल टू और दे रखा है। ठीक है, तो के मेथड क्या कहता है? के मेथड कहता है कि भैया आप इन सब चीज को ना, जितने भी दे रखे, जितने भी एक से ज्यादा बार इक्वलिटी आ गई, एक से ज्यादा बार इक्वलिटी आ गई, आप एक इक्वलिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक में नहीं अप्लाई कर सकते, एक से ज्यादा बार इक्वलिटी आ गई तो इन सब को किसके बराबर मान लेते हैं? के। ठीक है, इसका मतलब ये पहला वाला टर्म किसके बराबर होगा? के। यानी कि आप कह सकते हो A/B = इसको आप 10th पे भी अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली सिमिलरिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, सिमिलरिटी जो ट्रायंगल पढ़ेंगे उसमें अप्लाई कर सकते हैं 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट वहां मेंशन मत करना कि दिस इज के मेथड, आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, A/B = K, तो A की वैल्यू कितनी होगी बेटा? BK। ठीक है, इसी तरह C/D = K हो जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? DK। और इसी तरह E/F = K, देन E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? FK। ठीक है, तो वहां पर आप जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये सिचुएशन लेके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको अप्लाई कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको। हमसे तो ऐसा कुछ वादा नहीं किया था सर ने
इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, और भी अगर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअल में, एक रूल होता है कि आपको पता चलेगा, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है, कि ये डायरेक्ट ना अगर दे रखा है तो आप कह सकते हो कि ये डायरेक्ट बराबर होगा किसके, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, न्यूमरेटर को ऐड कर दो ए प्लस सी प्लस ई, ये भी अप्लाई होगा सिमिलैरिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सारी साइड का सम, अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, टेंथ में, हाँ, सिमिलैरिटी में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू फिर से के मान लो, क्या प्रॉब्लम है, के मेथड हर जगह, एक से ज्यादा बात इक्वलिटी या एक में भी हर जगह अप्लाई हो जाएगा के मेथड, के बराबर मानो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो आपने किसी फ्रैक्शन को एक वेरिएबल दे दिया, जी हाँ, ठीक है, क्लियर है। लिख सकते हैं इसको कि रेशियो, एक्चुअल में ये क्या है, ए अपॉन बी, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो बराबर है, और ये सब बराबर किसके हैं, के, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो यहां से, इस जगह से आपको क्या मिलेगा, ए बराबर, ए अपॉन बी बराबर अगर के लिखा हुआ तो क्या मिल जाएगा, ए बराबर बी के हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, इसी तरह सी बराबर क्या हो जाएगा, डी के, और ई बराबर हो जाएगा एफ के, ठीक है, मैंने ये वाला टर्म उठा लिया, मैंने कहा ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ए की जगह रख दिया मैंने बी के, सी की जगह रख दिया डी के, और ई की जगह रख दिया एफ के, अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ऊपर से के कॉमन आ रहा है, चेक कर लो, तो बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ये कैंसिल, कितना आंसर बचा, के, इसका मतलब इस पूरे का आंसर किसके बराबर हो गया, के, वही चीज इस पूरे का आंसर फाइनली किसके बराबर होगा, के, यानी कि अगर 3-4 रेशियो दे रखे हैं आपको, सब बराबर हैं, तो उनके कॉम्बिनेशंस, जो उनके ऊपर के कॉम्बिनेशंस हैं न्यूमरेटर, इनको ऐड कर दो और नीचे वाले को भी ऐड कर दो, तब भी रेशियो सेम रहता है, समझ में आई बात, तब भी रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। यहां पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस hence it can be stated that each ratio a upon b comma c upon d comma e upon f is equal their linear combination। समझ आ रही बात, ये तो वही आपका सिमिलैरिटी में काम आएगा भाई, लिटरली सिमिलैरिटी में अब क्या होगा कि सिमिलैरिटी क्या होती है, हाँ, तो साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो इसका मतलब पेरीमीटर का रेशियो भी बराबर होगा, समझे, हाँ, जो साइड का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो होगा, आया समझ में, इन्होंने पढ़ लिया ट्रायंगल तो समझ में आ गया, आपको भी आ जाएगा समझ में, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सोचिए, ये a अपॉन बी है, c अपॉन डी है, e अपॉन एफ है, ठीक है ना, ये डिफरेंट मतलब कि यहाँ पर ना a, ऐसा नहीं कि a की जगह यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, रेशियो में चेंज होगा, नहीं होगा रेशियो में चेंज, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो में चेंज होगा नहीं, क्योंकि कट जाएंगे, यानी कि अब ऊपर का कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 3 2 3, आई बात समझ में, समझ आ रहा है ना,
ठीक है, ये भी कर सकते हैं, आपको बता दिया। ठीक है, अगला है टॉपिक इसमें थर्ड, सिमिलरली लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, इनकी पावर्स आपकी डिग्री 1 है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सिमिलरली कह रहा है कि अगर थर्ड है हमारा a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f है, ठीक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो किसके और बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, x a की पावर 1 अपॉन n प्लस y c की पावर 1 अपॉन n प्लस z e की पावर 1 अपॉन n अपॉन x b की पावर 1 अपॉन n प्लस y d की पावर 1 अपॉन n प्लस z f की पावर 1 अपॉन n की होल पावर n इज इक्वल टू k आता है हमेशा। देखिएगा जरा ध्यान से, पहले समझ लेना फिर नोट करना। भाई वो तो लीनियर कॉम्बिनेशन था, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस इज अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है कि अगर इसमें x का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि नीचे भी x का मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो a के बगल में x, b के बगल में x, x x, ठीक है, इसके बगल में y, इसके बगल में y, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? समझ आ रहा है ना? e के बगल में z, f के बगल में z, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इनकी a की पावर 1 अपॉन n कर दिया मैंने, n कुछ भी हो सकता है, 1 अपॉन 2 कर दिया, ये 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 भी 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, तो इस पूरे का जो भी रेशियो आएगा उसकी पावर होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तब बराबर आंसर k आएगा। होल स्क्वायर करना जरूरी है कि जो n है, जो n है वही करना पड़ेगा। जब n2 लिया तो 1 अपॉन 2, 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 2। जब ये कॉम्बिनेशन बैठेगा तब हमारा आंसर क्या आएगा? के, मतलब रेशियो हमारा क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। अगर 3 करोगे तो भी सेम होगा। प्रूफ करके देखते हैं इसको एक बार, ठीक है, इस स्टेटमेंट को कि इसका आंसर वाकई में के आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ध्यान से देखो, ए बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा एक्स बी, ए की जगह बी के डाल दूं 1 अपॉन एन। सी बराबर क्या हो जाएगा? डी के प्लस वाई, सी की जगह डाल दिया डी के की पावर 1 अपॉन एन प्लस जेड बराबर ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ के। ई बराबर हो जाएगा एफ के, तो जेड एफ के की पावर 1 अपॉन एन अपॉन एक्स बी की पावर 1 अपॉन एन प्लस वाई डी की पावर 1 अपॉन एन प्लस जेड एफ की पावर 1 अपॉन एन की होल पावर एन इज इक्वल टू, ये कितना हो गया जब इसको ओपन करोगे तो? b की पावर 1 अपॉन एन, k की पावर 1 अपॉन एन, d की पावर 1 अपॉन एन, k की पावर 1 अपॉन एन। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन इसको तो खोल नहीं सकते, तो एन ही रहेगा अपॉन एक्स बी की पावर 1 अपॉन एन प्लस वाई डी की पावर 1 अपॉन एन प्लस जेड एफ की पावर 1 अपॉन एन। ठीक है, ऊपर से कॉमन कौन आ रहा है? ऊपर वाले ब्रैकेट में देखोगे तो के की पावर 1 अपॉन एन, के की पावर 1 अपॉन एन, के की पावर 1 अपॉन एन, यानी कि ये कॉमन आ गया, के की पावर 1 अपॉन एन। ब्रैकेट में बचेगा एक्स बी की पावर 1 अपॉन एन प्लस वाई डी की पावर 1 अपॉन एन प्लस जेड एफ की पावर 1 अपॉन एन अपॉन नीचे एक्स बी की पावर 1 अपॉन एन प्लस वाई डी की पावर 1 अपॉन एन प्लस जेड एफ की पावर 1 अपॉन एन, पूरे का होल पावर एन। ये पूरा कैंसिल, ठीक है। तो के की पावर 1 अपॉन एन की पावर, और पावर आपस में क्या होती है हमेशा? अरे पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। के की पावर 1 अपॉन एन इंटू एन, कैंसिल हो गया, कितना आंसर बचा? कितना बचा? के। यानी कि इस पूरे का आंसर भी किसके बराबर होता है? हमेशा के के बराबर होता है। चलिए भाई क्वेश्चन करें एक, ठीक है। इफ, पहला क्वेश्चन है आपका,
इफ x प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन थ्री इज इक्वल टू z प्लस एक्स अपॉन 4, then find x is to y is to z. ठीक है, क्लियर? के मेथड अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन प्रॉब्लम ये है अप्लाई कैसे करें? क्यों? सही कहा ना, के मेथड अप्लाई है, बिल्कुल सही। देखिए जरा ध्यान से, इस पूरी चीज को मैंने मान लिया क्या? इस पूरी चीज को मैंने मान लिया किसके बराबर? के बराबर, जिसको हम कहते हैं कौन सा मेथड? के मेथड बराबर के। तो देखिए सबसे पहले x प्लस वाई बराबर कितना आंसर मिलेगा आपको? 2k, बिल्कुल सही। इसी तरह y प्लस जेड बराबर कितना आंसर मिलेगा? 3k, क्या बात है। इसी प्लस z प्लस x बराबर 4k, बिल्कुल सही। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों को क्या करो? ऐड कर दो, क्योंकि मुझे x और y और z की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर दो। तो तीनों को ऐड करोगे तो देखो x प्लस एक्स कितना? y प्लस वाई, z प्लस जेड 2z। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? इज इक्वल टू 4 3 7 8 9 9 k, देन x प्लस वाई प्लस z बराबर 9k अपॉन 2। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? लेकिन मुझे इंडिविजुअल x की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, z की चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो y प्लस जेड कितना गिवन है? रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 3k इज इक्वल टू 9k अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू 9k अपॉन 2 माइनस का 3k, देन x इज इक्वल टू 3 2 6। हाँ जी ठीक है, 3 2 कितना? 6, कितना बचेगा? 3k अपॉन 2। x की वैल्यू मिल गई आपको 3k अपॉन 2। इस x की वैल्यू उठा करके यहां पे पुट कर दो तो y मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k। तो x की वैल्यू मैंने पुट करी 3k अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 2k, y इज इक्वल टू 2k माइनस 3k अपॉन 2, देन y इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा? 2 2 4, 4 माइनस 3 कितना? k अपॉन 2। क्लियर है? x की वैल्यू मिल गई आपको यहां पर इस जगह, और इस जगह आपको y की मिल गई। अब z की निकालने के लिए कहां पे रख दें? कहीं पे भी रख दो, इस पे रख दो। ठीक है, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 3k, देन k अपॉन 2 प्लस z इज इक्वल टू 3k, z इज इक्वल टू 3k माइनस k अपॉन 2, देन z इज इक्वल टू कितना आएगा? 5k अपॉन 2। ठीक है, रेशियो नहीं आया अभी रेशियो नहीं आया है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि x, देखिएगा जरा ध्यान से, y और z निकालो। x की वैल्यू कितनी है? 3k अपॉन 2, 3k अपॉन 2। y की वैल्यू कितनी है भाई? कितनी है? कहाँ गया? अच्छा हाँ, k अपॉन 2, k अपॉन 2। और z की वैल्यू कितनी है? 5k अपॉन 2। तीनों में जो पार्ट कॉमन है वो कट जाते हैं रेशियो में। तीनों में 4 एक साथ लिखें, 5 एक साथ लिखें, सब में कॉमन है तभी कटेंगे, वरना नहीं कटेंगे। यहाँ पर 3 रेशियो निकालने हैं एक साथ, ठीक है ना? तो डेफिनेटली कौन कॉमन है? के कैंसिल, अपॉन 2 कैंसिल, तो 3 बचा ऊपर, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर यही आंसर है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं भाई। सर मैंने इससे पहले लिखा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ वी हैव a upon b is equal to c upon d, a upon b is equal to
C upon D, then A square plus B square upon C square plus D square बराबर कितना होगा? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1/2, सेकेंड ऑप्शन है आपका a माइनस a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, थर्ड ऑप्शन है आपका a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ए बी अपॉन सी डी। के इसको टू के नहीं आएगा। क्या किया देखें? हाँ ये किया नहीं, हमें के मेथड, तुमने के बराबर नहीं, के मेथड का मतलब आपने इस चीज़ को पूरे को के मान लिया, ठीक है, यानी कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी, एग्जैक्टली तो निकालना तो यही ना, इज इक्वल टू के माना तो ए बराबर आ गया कितना? बी के, और सी बराबर कितना आ गया? डी के। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको लिखो और इसमें अप्लाई कर दो भाई, जो जो वैल्यू निकली है आपकी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई है? बी के, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी है? नीचे है सी नीचे है, सी की वैल्यू है डी स्क्वायर और के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ में आ रही बात पलक? ठीक है। अब ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा के स्क्वायर प्लस 1, नीचे से डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचा के स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1, तो आपके इतना आ गया ना, तो ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब ऑप्शन में तो है नहीं, बी अपॉन डी को आप लिख सकते, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर को लिख सकते हो बी अपॉन डी इंटू बी अपॉन डी, बी अपॉन डी लिख सकते हो, लिख सकते हो। बी स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, डी को 2 बार लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, ठीक है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, ठीक है, क्लियर है। इसको इधर भेज दिया और सी को इधर भेज दिया, सिर्फ और सिर्फ यही काम किया और कुछ नहीं। तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी हो गया, यानी कि बी अपॉन डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम? ए अपॉन सी, यानी कि बी अपॉन डी की जगह एक की जगह ए अपॉन सी लिख दिया, तो आंसर आ गया ए बी अपॉन डी सी। चेक करो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लॉगरिथम, ठीक है। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो if a upon b plus c is equal to b upon c plus a is equal to c upon a plus b। अगर ये गिवन है तो हमसे कह रहा है कि एक्चुअल में इसका रेशियो कितना आएगा, मतलब कि ये न्यूमेरिकल में इसका आंसर कितना होगा। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस अगर गिवन है मुझे, तो इसका आंसर एक्चुअल में न्यूमेरिकल में क्या किसके बराबर होगा, इसका रेशियो कट कट के कितना आएगा, ये पूछ रहा है। समझ में आई बात? हैं के मेथड से कि ये पूरा रेशियो किसके बराबर है, ये पूरा रेशियो एक्चुअल में के बराबर है, तो हम के का आंसर निकालते हैं कि के की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम अगर हमने के निकाल लिया कि के की क्या वैल्यू होगी, हम बता सकते हैं। गलत है, इसका आंसर के कैसे आ सकता है बेटा? कुछ गलत कर रहे हो, कॉन्सेप्ट 100% गलत कर रहे हो। तुम्हारा भी के आ रहा है क्या? नहीं देखो आप सॉल्व थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों हो रही है सॉल्व करने में
क्योंकि नई चीज है भाई। ए बराबर कितना आ गया, बी के अपॉन प्लस सी। ये आएगा, ए बराबर आएगा। दूसरे वाले से भी तो निकालो, कितना आएगा, के इंटू सी प्लस ये बात आई समझ में पलक, और क्लियर है इधर। और सी बराबर कितना आएगा, ए प्लस बी अब ऐड कर दो। तीनों को ऐड कर दो भाई। अगर इसको पुट कर दोगे 100% क्या आ जाएगा यार भाई, यही आंसर यहां रखोगे क्या आएगा। इन तीनों को आपने क्वेश्चन डेवलप कर दी, इन तीनों को ऐड कर दो, के का आंसर आ जाएगा, देखना, करो ऐड। कितना, 1/2। हाँ जी, यानी कि इस पूरे का आंसर किसके बराबर होगा, यानी कि रेशियो किसके बराबर होगा। हाँ क्या आएगा यहाँ पे बताओ, हाँ हाँ हाँ, क्या आएगा बाकी सबके, हाँ हाँ, फिर 2 भी कॉमन ले लो, क्या 2 कॉमन नहीं ले सकती हो क्या, दिख नहीं रहा ये 2, तो लो कॉमन 2 के ए प्लस बी प्लस सी, आंसर के एकदम लास्ट पे हो और आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, हैं? अब क्या कटेगा, यहां 1 बचा, 1 इज इक्वल टू 2 के, देन के बराबर 1/2, समझे। लेकिन एक और मेथड है इसका जिसको आपने ध्यान नहीं दिया, पता है क्या, मैंने कहा था कि अगर ये इस कॉम्बिनेशन में है तो ऊपर वाली चीज को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी बराबर अपॉन नीचे वाली चीज को ऐड कर दो, b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, रेशियो बराबर रहता है, मैंने बताया था ना। तो ऊपर आ गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन नीचे हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस बी प्लस सी अपॉन नीचे 2 कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी, कैंसिल, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ऑलमोस्ट सेम। विदाउट के मेथड आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, विदाउट के मेथड आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जी की बात ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में पहली बात तो सबसे पहले तो ये जानो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, बताओ। देखिए एकदम बेस चल रहा हूं, एकदम बेस का मतलब है ना आपको हर चीज समझ में आएगी, हैं। इनवर्स हो जाता है 1/, ऐसे 1/2 है तो वो 2 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5, 5 का मल्टी एग्जैक्टली। लेकिन अगर 5 का उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया 1। ध्यान से सुनो, मैंने कहा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/5 है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आया 1, चेक कर लो, ठीक है, क्लियर है। यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। इनवर्स क्या मतलब बोलता है, अपोजिट, समझ रहे हो ना, उल्टा, क्लियर है ना। इसी तरह लॉग जो है वो एक्चुअल में इनवर्स फंक्शन है, किसका, कॉल देखो स्पेलिंग इनवर्स नहीं है, ठीक है। लॉगरिथम एक फंक्शन है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री भी बिना एंगल के नहीं आती है,
ठीक है, वो भी एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी कि जहां एंगल होगा वहीं पर अप्लाई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह लॉग भी एक फंक्शन है। लॉग किसी वैल्यू से कोई एक नंबर लिखा है, उससे पहले लॉग आएगा, अकेला नहीं आ सकता लॉग। ठीक है, लेकिन ये किसका इनवर्स होता है, बात यह है कि ये किस फंक्शन का इनवर्स होता है। तो आप लिख सकते हैं द लॉगरिथम is the inverse function। इनवर्स समझ में आया ना, इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक से इनवर्स बताया आपको कि इनवर्स क्या होता है, क्योंकि अभी आपके लेवल का नहीं इनवर्स, इसलिए आपको इनवर्स बताया कि इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इनवर्स निकला है। ठीक है ना, किसी भी एक ऐसा, जैसे कि एक नंबर होता है उसका इनवर्स क्या होता है 1/5। इसी तरह फंक्शन में क्या इनवर्स होते हैं, 1/, फंक्शन बोला जाता है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से निकलते हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से निकलते हैं, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशियल ठीक है, ऐसा किसने कहा था भाई, वन एंड ओनली वन, जॉन विक ने, जॉन नेपियर ने, जॉन विक एक मूवी है। ठीक है, जॉन नेपियर ने कहा था। ठीक है, द लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है एक्सपोनेंट्स, बिल्कुल सही, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, पावर। ठीक है, यानी कि देखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसको हम एक्चुअल में लॉग कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, लॉग। तो जॉन नेपियर जी ने यही इसी चीज को डेवलप किया था। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है भाई, सबसे पहली चीज तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखिए। आपने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बड़ा बहुत थोड़ा ध्यान दो इधर, क्योंकि यहां से ना आपका लेवल बहुत इंक्रीज होगा, इसलिए। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन ये है क्योंकि x इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फंक्शन का मतलब ये होता है कि x हमारा इंडिपेंडेंट है और ये वैल्यू किसके बराबर कर दी मैंने, y के बराबर कर दी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप एग्जांपल देखिए नॉर्मल, y बराबर 2², आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, y बराबर 3⁵। ठीक है, आंसर क्या आएगा 243 आई थिंक, है ना, 243। ठीक है, 243। ओके, समझ आ रही बात। तो ये सारे फॉर्मेट क्या चल रहे हैं, y बराबर 1/2⁵, तो आंसर कितना आया 1/8। बहुत ध्यान से समझना भाई। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो रहा है कि आप जैसे ही एक नीचे एक नंबर पुट कर रहे हो, एक कोई कांस्टेंट नंबर पुट कर रहे हो, उसकी पावर, अच्छा देखो उसकी पावर आप चेंज करते जाओ। यहां पर y बराबर 2² कितना आएगा 4, y बराबर 2³ कर दो, आंसर चेंज होगा। y बराबर 2⁴ कर दिया, आंसर चेंज होगा। ठीक है ना, तो यानी कि जो हमारे आंसर, अगर एक फंक्शन को मैंने फिक्स रखा, ठीक है ना, उसके बाद उसकी पावर डिफरेंट चलते चले जा रहे हैं, डिफरेंट चलते चले जा रहे हैं, तो हमारे आंसर चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, फंक्शन क्या होता है, आपका मोटिव ये है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो होता है हमारा, फंक्शन ये होता है कि भाई फंक्शन इस y बराबर जो भी चीज होती है, बहुत सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं, y बराबर जो भी चीज होती है, ठीक है, उसको हम फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कि अब y बराबर जो भी चीज हमने निकाली है वो एक्चुअल में फंक्शन बोला जाएगा। कब फंक्शन बोला जाएगा, जब x आप कुछ रखोगे तो आपको y बराबर मिलेगा। जब x आप कुछ रखोगे तो आपको y बराबर मिलेगा। समझ आ रही बात, क्लियर। मतलब जैसे नॉर्मल फंक्शंस में जैसे ब्रैकेट में x होता है, इसमें एक्सपोनेंट्स में x। एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे x+1 का होल क्यूब। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, फंक्शन। क्लियर है? समझ आई बात? कोई प्रॉब्लम? x1 रखोगे, a कुछ भी हो सकता है, a अभी क्या क्या हो सकता है वो भी डिफाइन करेंगे कि a क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो जॉन नेपियर ने क्या कहा कि भैया अगर 6 का स्क्वायर किया जाए, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 6 का स्क्वायर किया जाए तो आंसर कितना आएगा, तो यानी कि y बराबर कितना आएगा, 36। समझ आएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जॉन ने कहा कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं ऐसे नहीं लिख रहा। उन्होंने कहा कि लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म लॉग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन नहीं पसंद था ना, ठीक है, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म लॉग। उन्होंने कहा कि भैया अगर लॉग 36 का आंसर निकाला जाए विद बेस, या फिर आप ऐसे समझो कि लॉग, ठीक है, 6 का, इसको हम कहते हैं ये लॉग का क्या है, बेस है। क्या है? बेस है। लॉग 6 का 36 कितना होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया इन्होंने और कहा कि 6 का कितनी पावर 36 बनेगा। सुनना मेरी बात, 6 की कौन सी पावर 36 बनेगी, तो 6 की कौन सी पावर 36 बनेगी, 2। इसका मतलब कि log 36 बेस 6 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2। इसी से आई ये चीजें और कहीं से नहीं आई है। 36, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, तो log 36 बेस कौन सा होना चाहिए, 6 बराबर कितना होगा, 2। लेकिन याद करने का सबसे अच्छा तरीका, इसको आप कैसे समझ सकते हो कि log 36 और 6 लिखा हुआ है, तो हमें यह चेक करना है 6 की पावर क्या रही होगी कि 36 आंसर आ जाए। 6 की पावर क्या रही होगी, 36 आंसर आ जाए, क्या रही होगी, 2। आया समझ में? बिकॉज देखो, अब सुनना, अब देखो आंसर दोगे तुम, अभी पता चल जाएगा क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है वो। log 10 आंसर बताओ, 10 की पावर ऐसी क्या रही होगी जो वो आ जाए, 6 यस, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया समझ में? तो सिर्फ उसी में अप्लाई करेगा, उसमें सुनो तो, आया समझ में ये चीज? अगर इसको हटा दो तो ये बहुत बड़ा नंबर है बहुत बड़ा नंबर, और लॉग लगाने पे इस पूरे नंबर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 7। यानी कि जितने बड़े बड़े नंबर हैं उन सबको हम मिनिमाइज कर सकते हैं लॉग के थ्रू। समझ रहे हो? ठीक है, पहली बात तो क्लियर है ना। ठीक है, तो अब देखिए, इतना नोट करो, अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, देखना जरा, फिर से थोड़ा सा लिखवा दें कि आपको याद रहे कि कैसे होता है। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 36। ठीक है, तो जरा देखिएगा ध्यान से, ये क्या होता है, क्या होता है, पावर, एक्सपोनेंट या फिर डिग्री। या फिर डिग्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, बेस। ठीक है, क्लियर है।
और ये हमारा क्या होता है, नंबर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको मैंने कन्वर्ट किया कैसे, लॉग। ठीक है, यानी कि यहां पे लिखा जाएगा क्या, बेस, यहां पे लिखा जाएगा क्या, नंबर, और यहां पे इसका आंसर क्या आएगा एक्चुअल में देखा जाए तो, पावर या फिर एक्सपोनेंट या फिर डिग्री। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा log 6 हमारा हो गया क्या, बेस। ठीक है, और 36 हमारा हो गया क्या, नंबर, और आंसर कितना आया इसका, 2। समझ आई बात, क्लियर है ना, नोट करो, देखिए फिर से। ठीक है, अब मैंने इसको ना थोड़ा सा मैं अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, a की पावर x बराबर आंसर मैंने माना n। ठीक है, कितना आया, n। ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, कि a की पावर x का आंसर वैसे y माना था हमने, याद है ना, a की पावर x का आंसर क्या माना, n आया। ठीक है, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही, जनरल फॉर्म। ठीक है, हाँ जनरल फॉर्म आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल का, लेकिन कुछ लिमिटेड कुछ है इसमें कंडीशन, जरा देखना ध्यान से। इसको मैंने लॉग में चेंज किया, अगर इसी फॉर्म को मैंने लॉग में चेंज किया तो मैं लिखूंगा लॉग बेस। कहाँ, ये बेस है, बेस कहाँ गया, इसके बेस में। ठीक है, ये क्या है, आंसर नंबर है, तो ये कहाँ गया, यहां पर, और एक्सपोनेंट कहां चला गया, बराबर x। a की पावर x बराबर n है, तो इसी को मैंने चेंज किया लॉग के फॉर्म में। हाँ पलक, a की पावर x इक्वल टू n है, तो इसी को मैंने चेंज किया लॉग के फॉर्म में, जैसे कि अभी मैंने किया था 6 स्क्वायर बराबर 36। तो ये बेस है, ये बेस कहाँ गया, लॉग के बेस पे चला गया। ठीक है ना, और ये नंबर है, मतलब कि जहां पे ये भी जो भी आंसर आता है, n बराबर नंबर मत समझ लेना कि n का स्टैंड फॉर नंबर नहीं, n एक कोई, हाँ मतलब कोई आंसर हो सकता है, नंबर NUMBER नहीं है। ठीक है, तो ये a की पावर x, a हमारा बेस है, a हमारा बेस यहाँ बेस पे चला गया, n हमारा कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और एक्सपोनेंट हमारा x में चला गया। अभी जो कन्वर्जन किया था, क्या नाम है पलक, वही तो है लॉग का कन्वर्जन। नहीं आया समझ में, आ गया? देखिए जरा, एक मिनट रुक जाओ। तो यानी कि इस नंबर को और इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया डिफरेंट फॉर्म में। इनको मैं कह सकता हूं कि किसी भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, ये n ये नहीं है, ध्यान रखना। पता चला आप ये समझने लगो। ठीक है, n हमारा यहां पर कोई एक नंबर है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 5, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, लेकिन इस n को हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है, तो हम यहां पर लिखेंगे एनी पॉजिटिव रियल नंबर। समझ आई बात? n हमारा क्या है, एनी पॉजिटिव, क्या, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, बिल्कुल सही। अब एक क्वेश्चन आया पलक की तरफ से कि लॉग में सर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे। इमेजिनरी हो जाएगा अगर एक्सपोनेंट कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब समथिंग रेज़ टू द पावर 2 या 3 नेगेटिव कैसे होगी? अच्छा वो तो सिर्फ स्क्वायर के लिए था। अब देखिए, अब यहां से आपको समझ में आएगा कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये लिख दिया ना, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, यहीं पे गड़बड़ हो गई। ठीक है,
अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन को हम फंक्शन तब कहते हैं जब उसकी एक कंडीशन है, लिमिटेड कंडीशन है। कहने का मतलब है कंडीशन, मतलब कि फंक्शन उसको तभी बोला जाता है जब पूरी वैल्यू डिफाइंड हो। क्या हो? डिफाइंड, मतलब कि नॉट डिफाइंड कभी भी आंसर नहीं है। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, 1/0, ये ऐसा नहीं आना चाहिए, कभी भी आंसर नहीं आना चाहिए। अगर जिस केस में वो आंसर आ रहा है इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है देखना ध्यान से। वेयर n इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, पहली कंडीशन, वहां पे भी लिखा हुआ है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए n को क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, a के बारे में क्या कहा गया है? a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन a को कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन है a की। ठीक है, और x बिलोंग्स टू का मतलब याद है ना, मतलब कि किसको बिलोंग कर रहा है, आंसर किसको बिलोंग कर रहा है, क्या क्या आंसर आ सकते हैं। x की वैल्यू हमेशा रियल नंबर आएगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई देखिए, हाँ पलक देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानते हैं कि ऐसा ये जो कंडीशन आपने लिख दी है क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, हर चीज ग्राफ ही होती है, ध्यान रखना, जीवन में सिर्फ ग्राफ है और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, पलक आपको तो पता ही होगा ग्राफ पे कितना जोर देते हैं, मतलब एक्चुअल में कितना प्रेशर क्यों, तो ध्यान रखिएगा, ग्राफ ही आपको बचाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है, वो मैं बता दूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनता है, लेकिन जनरली मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि सबसे पहले a की पावर x बराबर n है। ठीक है ना, तो यानी कि a बराबर जो जो रिस्ट्रिक्शन दी हुई है मैं वो रख के देखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या, पहले तो मैं a बराबर, ध्यान से देखना, आंसर चेक करना क्या क्या है। a की पावर x बराबर n है, a की पावर x बराबर n है। ठीक है, पहले मैंने a लिया 5 और इसकी पावर कर दिया 2, आंसर 25, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह 6 की पावर 2 कर दिया या फिर 3 कर दिया, कितना आंसर आया? भूल गया इसका मैं, अरे 216, हाँ यार बताओ, एकदम ध्यान से मिस हो गया, 216। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 1.25 का स्क्वायर करूंगा तो कुछ ना कुछ आएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा। हेलो, हाँ जी, क्या बता रहे थे हम? हाँ, a की पावर x इक्वल्स टू n। ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर किया 25 आया, 6 का क्यूब किया 216 आया, 1.25 किया तो इतना आया। 1.25 का अगर आप की पावर 8 करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा आंसर, आपको कुछ ना कुछ मिलना है यार, 100% कुछ ना कुछ आपको मिलना है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन 1 का क्यूब करोगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, हर बार आपको 1 मिलेगा। 1 की पावर कुछ भी कर दोगे हर बार आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 की पावर, 1 की पावर कुछ भी कर दोगे, ध्यान से सुनना। अब मैंने यहाँ पे x रियल नंबर दे रखा है, ठीक है ना, अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। अच्छा पहले मैं पॉजिटिव, चलो हाँ ठीक है, 1 की पावर 9 कर दोगे क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है? इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, 1 पे नहीं अटका रहेगा, स्ट्रेट लाइन होगा इसका ग्राफ हमेशा। आप अगर देखेंगे, चेक करेंगे तो ये 1 है। ठीक है, अब यानी कि x बराबर आप 3 रख रहे हो, 9 रख रहे हो, इधर x है, इधर क्या है? x है, पॉजिटिव वो भी, x बराबर कुछ भी रखते जा रहे हो, आंसर हमेशा क्या आ रहा है? आ रहा है 1। और x बराबर अगर आप यहां पे 1 की पावर -8 रखोगे तब भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा पता है? 1/1 की पावर 8, नेगेटिव है एक्सपोनेंट, उसको पॉजिटिव कर लो, नीचे आंसर क्या आएगा? अभी भी 1। 1 की पावर -3 रख दो, पॉजिटिव कर लो, 1। तो यानी कि जब भी नेगेटिव रखोगे तब भी आंसर क्या आएगा? आ रहा है समझ में? ये कोई डाउट? क्लियर है ना? तो अब हमें ये पता चला कि 1 रखने पे ना ग्राफ की पोजीशन हमारी चेंज हो रही है। ऊपर ग्राफ कैसा आएगा? जरा ऊपर देखो, यहां पे 1 रखने पे ये ग्राफ आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना भाई। ठीक है,
ऊपर ग्राफ कैसा होगा देखिए, अब ऊपर समझने के लिए ना मैं आपको ये 1 वाली चीज हटा दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले x बराबर, मैं सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 की पावर x लेता हूं, ठीक है, 2 की पावर x लेता हूं, ठीक है। अब देखो 2 की पावर x ले रहा हूं, तो 2 की पावर x के लिए x बराबर आप डालो 0, तो आंसर कितना आएगा, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 1, यानी कि 0,1 यही होगा। आया समझ में वो 0,1, 2 की 1 डाला। अब जैसे 2 की पावर, अब x की पावर 1 डालो, x की पावर 1 डालो तो आंसर कितना 2, x की पावर 2 डालो आंसर कितना, x की पावर 3 डालो, ऊपर पहुंच गया, x की पावर 4 डालो और ऊपर पहुंच गया। आ रही बात समझ में? यानी कि ये ग्राफ ना कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, हाँ, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं, समझ आई बात? कुछ पैराबोला जैसा दिख रहा है, लेकिन निगेटिव वाले नंबर तो लिए नहीं है भी आपने। अब देखो ध्यान से सुनना भैया, x की पावर -2 डाला, -1 सबसे पहले तो y बराबर मुझे मिला 2 की पावर -1 और इसका आंसर होता है 1/2। चेक कर लो, 2 की पावर नीचे ले गए, पॉजिटिव 1/2 आया 1/2, कोई समस्या? यानी कि जब x बराबर -1 डाला, अब ये 1 है, x बराबर -1 डाला तो आपको आंसर यहां मिला। ये आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? x बराबर -1, ये -1 है तो ये 1 है, y ये y है ना, ये 1 है तो y बराबर 0.5 आया, तो इसके आधे आया होगा बीच में। अच्छा x बराबर -2 डालें हम, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 की पावर -2, देन y इज इक्वल टू 1/4, और छोटा हो गया, y और छोटा हो गया, यानी कि अब y -2 पे यहां आ गया, इसका आधा हो गया। आई बात समझ में? अब मैंने डाला x बराबर -3, ध्यान से सुनना जानवी, पलक, मेधा, x क्या था, रियल नंबर, और देखो हमने x पॉजिटिव डाल के देख लिया, आंसर मिल रहा है, हमने x नेगेटिव डाल के देख लिया, आंसर मिल रहा है, इसीलिए x किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव को, रियल नंबर को। समझ में आई बात? ठीक है। अब -3 डालोगे तो y बराबर कितना आ गया, 1/8 आ गया, यानी कि और छोटा हो गया। लो -4 और छोटा, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे 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 ऐसे। सर कभी वो उसके नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव में नहीं आएगी। नेगेटिव में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी मैंने 2 की पावर लिया है। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, समझ में आया? ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है? लेकिन एक्सपोनेंशियल किसका ग्राफ है? ये 2 की पावर x का ग्राफ है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हमें ये पता चल गया कि भाई हम x तो डाल सकते हैं, क्या, रियल नंबर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? x रियल नंबर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब एक ही कहानी। हाँ तो इंटीजर्स, हाँ बिल्कुल सही। देखो हाँ, ये हो सकता तुम्हें मन में ये डाउट हो, बेटा जरा देखो, हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या आप 10/3 बना सकते हो ग्राफ पे, जो कि नेवर एंडिंग है? बना सकती हो? बना दिखा दो। हम एक और नंबर, एक हम और जूम कर देंगे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, जूम करते जाओगे ग्राफ बड़ा होता जाएगा। 10/3 बना सकते हो? नहीं। 9/3 बना सकते हो, बिकॉज वो एक इंटीजर है, हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ही तो वैल्यू ले रहे हैं यार, क्योंकि ग्राफ में तो इनफाइनाइट नंबर है, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट। तो आप बना सकते हो क्या उस चीज को? नहीं बना सकते हो। तो मैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इंटीजर नंबर ले रहा हूं ताकि मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकूं। लेकिन ये ग्राफ की जो लाइन है, ये है आपका -1 और ये 0 है। -1 से 0 के बीच में ये जो लाइन जा रही है, ये जो ये पैटर्न वाली लाइन जा रही है, ये यही बता रही है कि भैया आपने इनफाइनाइट वैल्यूज बीच में रखी और इनफाइनाइट नंबर मिल रहे हैं ऊपर, तभी तो ज्वाइन हो रहे हैं। आई बात समझ में? खत्म ना डाउट?
अच्छा, अब हम आते हैं ए के ऊपर। किसके ऊपर? ए के ऊपर, ठीक है। अब ए की कहानी देखो, अभी तक हमने एक्स के बारे में जाना कि भैया एक्स को रियल नंबर होना जरूरी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है। ए के ऊपर आते हैं, ए को 1 नहीं होना चाहिए, ए को अगर 1 हो जाएगा तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन ग्राफ बन जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ बन जाएगा। जो नहीं पढ़ते लीनियर इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू ए, वाई इक्वल्स टू बी, वो ग्राफ बन जाएगा। लेकिन टॉपिक हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहली बात तो, ठीक है। तो इस शेप को क्या कहते हैं? किस शेप को? ये पैराबोला है या? नहीं नहीं, ये कर्व बोला जाता है, इनको पैराबोला नहीं बोला जाता है, ये कर्व है। ये सब कर्व होते हैं, ग्राफ जितने भी बनाए जाते हैं सब कर्व होते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं। सारे ग्राफ को कर्व बोला जाता है। लीनियर इक्वेशन को ग्राफ को क्या बोला जाता है? स्पेशली स्ट्रेट लाइन, वो भी कर्व ही माना जाएगा, ठीक है। पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ को क्या स्पेशली बोला जाता है? पैराबोला, ठीक है। क्लियर है? तो अब ये समझ में आ गया कि a बराबर 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लाइन कैसी बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो a बराबर 1 की कहानी। अब a बराबर पॉजिटिव। अब देखो ये समझो भाई, हटा दें इसको। अच्छा हाँ, ये नोट करना कर लेना, ये ग्राफ नोट कर लेना 2 की पावर x का। बाकी अभी ये सब तो नॉर्मल है। अच्छा अब देखो जरा, a पॉजिटिव कह रहा है, a पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो भैया देखो, मैंने ले लिया a नेगेटिव, a की पावर x बराबर n है, ठीक है। -2 की पावर 1 किया, आंसर कितना आया? -2। -2 की पावर 4 किया, आंसर कितना आया? कितना आया? 2 कर दो, इतनी समस्या हो रही है तो 4, ठीक है। -2 की पावर 1/2 किया, आंसर कितना आया? और फिर वो इमेजिनरी हो जाएगा और वो आप ग्राफ पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए आप अंडर नहीं ले सकते। -2 की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू -2 अंडर रूट में। और भैया ये नंबर किसको बिलोंग करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को। मैंने बताया था ना, आयोटा के फॉर्म में आएगा ये। और आप पढ़ क्या रहे हो? रियल नंबर की ग्राफ पढ़ रहे हो। तो यानी कि a की पावर x में जब आपने a को नेगेटिव रखा, और x हमारा क्या है? सुनना, a की पावर x में a को नेगेटिव रख दिया, नेगेटिव रख दिया, लेकिन x किसको बिलोंग कर रहा है भाई? रियल नंबर को। और रियल नंबर में कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 1.5, 1.3, कुछ भी हो सकता है यार, 1.4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ग्राफ एक्चुअल में इसका ना बन ही नहीं पाता, आ ही नहीं पाता नेगेटिव, जैसे ही a नेगेटिव रख देते हो। इसलिए उसने कंडीशन लगा दी, क्या? a हमेशा क्या रखो? पॉजिटिव। ऑटोमेटिक ग्राफ बन जाएगा। समझ में आई बात? पलक, ठीक है। इसीलिए a को क्या रखा गया? पॉजिटिव, ठीक है। अब a को पॉजिटिव रखा गया, इसका मतलब a को पॉजिटिव रखा गया, इसका मतलब, हाँ नहीं, n ही पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है पॉजिटिव में। अब n, भैया देखो सुनना मेरी बात, a को तो नेगेटिव रख ही नहीं रहे हो, पहली बात तो a को नेगेटिव नहीं रख रहे हो। सुनना बेटा बहुत ध्यान से, a को नेगेटिव नहीं रख रहे हो, और a को हमेशा क्या रख रहे हो? 1 या फिर 1 से, सॉरी 1 नहीं रख रहे हो, और a को नेगेटिव नहीं रख रहे हो, कभी भी पॉजिटिव रख रहे हो। तो अगर मैं बात करूं 5 की पावर -3, इसका आंसर क्या होगा? सुनना मेरी बात ध्यान से, 1/5 की पावर 3, कैसा आंसर आया? पॉजिटिव आया। कैसा आंसर आएगा? कैसा आंसर आएगा? पॉजिटिव आएगा। मैं 5 की पावर पॉजिटिव लेता हूं 125, कैसा आंसर आया? पॉजिटिव। यानी कि जब आप a पॉजिटिव रख रहे हो, आपको आंसर हमेशा क्या मिलना है भाई? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा भाई, हमेशा। और चेक भी कर लो, ये ऊपर y है, ऊपर क्या है? y, यानी कि ऊपर a की पावर x का ग्राफ बनाया आपने, 2 की पावर x का आपने ग्राफ बनाया, 2 की पावर x का, यहां पे 2 यानी कि a है, a किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, तो ये 2 एक्चुअल में हमारा a हो गया, और 2 की पावर x का ग्राफ बनाया। तो आप चेक कर लो, ये ग्राफ ऊपर की तरफ है, ये y एक्सिस है, और y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा एक्चुअल में देखा जाए तो यानी कि ये पूरा y है, और y हमेशा पॉजिटिव है, y नीचे की तरफ है ही नहीं। आया समझ में ग्राफ? कोई समस्या?
डाउट किसी को कुछ पूछना है तो? सर जैसे हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर n नेगेटिव हुआ और अगर x 2 हो गया तो फिर वो सैटिस्फाई नहीं होगा? मतलब कुछ नहीं। मतलब x 2 है तो स्क्वायर करते तो पॉजिटिव नहीं आता है ना। हाँ, आप ना केवल इसका ग्राफ बना लो, आपके दिमाग में, सुनो, इसका ग्राफ बना लो, ये दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ बना लो y = 2 की पावर x का, बाकी कुछ मत लिखो, सिर्फ ग्राफ बनाओ। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, क्यों, क्या, कैसे। और ज़्यादा अगर दोबारा देखना हो तो आप ना, मेरा पर्सनल चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करना मुझे, अरे कर लेना, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और अपने टीचर को फेमस करिए, ठीक है, ताकि फिर ऑटोग्राफ वगैरह देना मैं भी से प्रैक्टिस डाल दूँ। हम लोग आपको ट्रेनिंग दे देंगे ऑटोग्राफ थोड़ी सी आदत समझ आई बात? कोई समस्या? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, वो वर्ड याद नहीं आ रहा था कि अगर a की पावर x में मैं a को अगर पॉजिटिव नहीं लूँगा, मतलब कि a को नेगेटिव ले लूँगा, तो आपने देखा था ग्राफ डिफरेंट फॉर्म में आ रहा था। तो एक्चुअल में उसको कहते हैं कि ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस आप 11th में पढ़ोगे। कंटिन्यूस होता है कि अगर आप भी समझ लो, क्या नाम है, पलक, कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि कोई ग्राफ कंटिन्यूस कब होता है। आपको मैथमेटिकल नहीं समझा रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि नॉर्मल क्या होता है। कोई ग्राफ अगर आप बनाते हो विदाउट पेंसिल उठाए या पेन उठाए, आपने सीधे सीधे ड्रॉ कर दिया, वो ग्राफ कंटिन्यूस होता है हमेशा, ठीक है। कौन से ग्राफ में उठानी पड़ती है? हाँ, बता रहे, देखो कौन से ग्राफ में उठानी पड़ती है। ये उठा दी? ग्राफ है? हाँ, होता है ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं, सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक बनाया आपने ग्राफ, उसके बाद यहाँ पेंसिल उठाई, ये, वाला भी। ठीक है। और बताएं, अच्छा मुझे एक पता है, कंटिन्यूस ग्राफ, ये कंटिन्यूस नहीं है, दिस इज नॉट कंटिन्यूस। उठाओगे पेंसिल या पेन? कैसा भी था ना। क्या? हाँ, जो एक बार में बन जाए, जो पेन पेंसिल नहीं उठाना पड़ता है, वो ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना। तो आप अगर देखो, आप पहला उसमें पॉइंट आ रहा था, कुछ यहाँ आ रहा था, फिर दूसरा कुछ यहाँ आ रहा था, उसके बीच की वैल्यू निकालोगे तो कहीं और आएगी। उसके बीच में रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था, चलो इसको तो ज्वाइन कर दोगे आप, कैसे भी करके इसको ज्वाइन करोगे, कुछ वैल्यू निकाल के, आपने कैसा बाकी को नहीं ग्राफ ज्वाइन कर बनाया सकते। था? हाँ, ये पता किसका है? अरे उसका, अरे ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, लीनियर इक्वेशन का, बिल्कुल सही। लीनियर इक्वेशन का ना बोल करके अगर मैं बोलूं, क्या नाम है, पलक, पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है हमेशा कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना, हमेशा कंटिन्यूस होता है पॉलिनोमियल का ग्राफ। हाँ, वो ग्राफ होता है उसका कॉस सेक का, ठीक है। समझ आई बात? वो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन उस ये जो फंक्शन है ना, उनको कंटिन्यूस बनाया जाता है एक लिमिटेड टाइम के पीरियड में। उनका एक पीरियड डिसाइड कर दो, कंटिन्यूस हो गया। कैसे? मतलब वो एक कंटिन्यूअस हो गया ना। ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। हाँ। ये कंटिन्यूस नहीं है डेफिनेटली, हाँ। लेकिन मैं इस पीरियड के अलाउंग देखूं तब ये कंटिन्यूस है। इस हाँ, पीरियड तो में ये होता है, ठीक है। लेकिन वो जब पूरा बना दूंगी तब वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, अगर आप x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी कर रहे हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर कर रहे हो, सारे रियल नंबर x में, तो आप देख रहे हो ग्राफ ये आ रहा है, तब ये कंटिन्यूस नहीं है। हाँ, x को आपने लिमिट कर दिया कि 0 से लेके 180 डिग्री तक या 90 डिग्री तक, तब कंटिन्यूस माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? समझ में आया? ये कहानी होगी किसकी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पूरी आपकी कहानी हो गई। तो इसका मतलब मैं आपको ये बता सकता हूं कि लॉग की कंडीशन बिल्कुल यहीं से डिफाइन हो रही है, सारी की सारी लॉग की कंडीशन, कि भैया अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? लॉग, ठीक है। और यह भी बोला जाता है कि
लॉग का एंटी लॉग क्या होता है? लॉग का एंटी लॉग क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हालांकि वो भी आपके पार्ट में बता देंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स कौन? लॉग। यानी कि यहां पे ये जो एक्सपोनेंशियल की कंडीशन है वही सारी कंडीशन यहां पे होंगी, ठीक है ना। तो यानी कि ए को क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, और ए हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। सर मतलब 0 और 1 के बीच में हो सकता है। तभी तो 0 1 के बीच में डेफिनेटली हो सकता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब देखिए समझ लीजिए, ए 0 से बड़ा है, इसका मतलब ए 1 नहीं है, लेकिन 0 से बड़ा, यानी कि 0 से 1 के बीच में हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता, 0.9 और 1 से बड़ा पूरा। हाँ जी, 0.9999 हाँ जी बिल्कुल। और इसी तरह x क्या हो, x n क्या होना चाहिए यहां पर? हमेशा 0 से बड़ा, और x हमेशा क्या होगा? रियल नंबर। x कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? अब लिख लो उसमें लॉग की तरफ ये वाली कंडीशन। सब बता दिया मैंने आपको, एक्सेप्ट बात। केवल एक चीज नहीं बताई मैंने, क्या? कि यहां पर a सर क्या 0 नहीं हो सकता? एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन प्रॉपर बताई है मैंने आपको कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नहीं हो सकता 0। क्यों? वो उधर ही रहेगा। 0 की कोई भी पावर अनडिफाइंड होती है। 0 ही मतलब भाई जो भी मुझे श्योर नहीं है, लेकिन वो मूव नहीं करेगा भाई, वो एक ही जगह रहेगा, 0 पे ही रहेगा। देखिए अगर मैं a को 0 के बराबर रख दूं, ठीक है ना, तो मेरा जो ये फंक्शन है a की पावर x, इसको मैं fx मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? fx, ठीक है ना। इसको मैं y बराबर a की पावर x बोल दूं, या फिर fx बराबर a की पावर x बोल दूं, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस a की पावर x बराबर n, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रख के दिखा रहा हूं कि अगर x बराबर आपने क्या डाल दिया, सॉरी a बराबर आपने क्या डाल दिया? 0, यानी कि ये हो जाएगा fx की पावर 0 की पावर x होगा, ठीक है। यहां से कितने रास्ते? 2 रास्ते। कितने? 2 रास्ते, ठीक है। x बराबर, अगर x मैंने 0 से बड़ा रखा, वैसे एक्चुअल में 3 रास्ते हैं, यहां से 3 लेके चलो, सब बता देंगे हम, पूरी मैथ। देखो x यहां से 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा रखोगे, 0 की पावर कुछ भी करोगे पॉजिटिव में, 0 की पावर कुछ भी करोगे पॉजिटिव में, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। यानी कि fx बराबर कितना आएगा? 0। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन x मेरा क्या था? हमेशा रियल नंबर। यानी कि अगर 0 से बड़ा रख रहे हो तो आप 0 से छोटा भी रख सकते हो। समझ में आ रही बात? 0 से छोटा भी रख सकते हो। यानी कि दूसरा रास्ता कह रहा है क्या? कि x की वैल्यू 0 से छोटी रख दी, नेगेटिव रख दी। इसका मतलब कि fx हो गया मेरा 0 की पावर माइनस कुछ ना कुछ होगा, और माइनस वाला हमेशा क्या होता है? नीचे जाता है। यानी कि ये फॉर्मेट बन जाएगा किसका? 1/0 का बनेगा। यानी कि क्या आया? नहीं आया? ये हो जाएगा क्या? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसीलिए a बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। तीसरा रास्ता, x is equal to 0 और 0 की पावर 0 भी डिफाइंड। अरे वाह क्या मैं वही बात बोल है। रही थी। लेकिन उसको नॉट डिफाइंड नहीं बोलते, एक नया टर्म आएगा, इसलिए मैंने तीसरा रास्ता बताया। अगर x बराबर 0 रख दिया, सर अगर x बराबर 0 रख दें तो 0 की पावर 0 क्या होता है? इंफिनिटी। एरर। 0 की पावर 0 1 होता है। पलक कह रही है। एरर। मैंने यहाँ इसमें कई नोट्स बनाए हैं, वैसे किधर बनाए हैं? फॉल्ट। हाँ देखो बनाए। इसको हम कहते हैं, इसको ना ही 1 बोलते हैं ना कुछ, इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको हम कहते हैं क्या? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, ठीक है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। डज नॉट फाइंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द ओरिजिनल लिमिट कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। 0 की पावर 0 एक्चुअल में आज तक नहीं पता है क्या होता है, ठीक है। इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। ऐसे ही एक और है 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होता है? 0.0। ऊपर वाले के हिसाब से 0 आंसर बोलोगे, नीचे वाले के हिसाब से नॉट डिफाइंड बोलोगे। इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास? पूरी नहीं है। तो इस टाइप के पैटर्न को क्या बोला जाता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। समझ में? तो किसी ने अभी ढूंढना है इसके बारे में? नहीं, इसको डालने के ढूंढना नहीं,
इसको डाल दिया गया इनडिटरमिनेट फॉर्म में। इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। ठीक है, 7 होते हैं। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया था जरा सुन लीजिए, मैंने सब कुछ नोट किया है भाई। द टर्म वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉशीज स्टूडेंट मोइग्नो in a middle of 19th century. ठीक है, there are 7 indeterminate form which are typically considered in the literature. just देखिए भाई, सबसे पहला इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है भाई? 0/0, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि आप जब लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। 0 into इन्फिनिटी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। 0 की पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म और इन्फिनिटी की पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आया? तो हम a बराबर 0 भी क्यों नहीं ले सकते हैं? ठीक है, आप इसको चीज चाहें तो नोट कर सकते हैं। सर नॉट डिफाइंड और इनडिटरमिनेट और फिर इन्फिनिटी का क्या हुआ है? क्या क्या बोलना चाह रही बेटा? देखो, नॉट डिफाइंड यानी कि फंक्शन नॉट डिफाइंड। जब फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है हम उसको हटा ही देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। इसीलिए x को जब 1/0 को हटा देते नॉट फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। नॉट डिफाइंड क्या होता है यार? 1/0 उसने बताया नहीं है। पता नहीं है कि क्या होगा। हाँ, तो उसे उधर क्यों नहीं डाल देते? किधर? इंडिटरमिनेट फॉर्म में। नहीं ये नॉट डिफाइंड आपको पता है कि नॉट डिफाइंड है। ये नॉट डिफाइंड भी नहीं पता। कैसे पता है कि वो नॉट डिफाइंड है? 1/0, ऊपर 1 है, एक कॉम्प्लेक्स एक नंबर है, आपके रियल नंबर आपकी लाइफ में। नीचे क्या है? 0। डिवीजन 0 से जब भी होता है आपका नॉट डिफाइंड आता ही आता है और कोई आंसर आएगा ही नहीं। नॉट डिफाइंड मतलब कि डिफाइंड ही नहीं हुआ। और इसका 0/0 या तो नीचे 0 से डिवाइड करोगे तुम कहोगे नॉट डिफाइंड आंसर आएगा, लेकिन ऊपर कोई कहेगा कि सर ऊपर अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहां पे तुम कह रही हो कि आंसर 0 भी हो सकता है और नीचे के अकॉर्डिंग नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। तो फिर मतलब उसमें बहुत सारी थ्योरीज हो सकती हैं, इसमें बस सिंपल एक थ्योरी है नॉट डिफाइंड कि कुछ नहीं होता। हाँ जी, तभी उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया। वो लॉस्ट कॉज है, वो पता नहीं कि वो लॉस्ट कॉज है कि नहीं।